क्या आपने कभी सोचा है कि हम न्याय का पालन क्यों करते हैं? क्या हम न्याय इसलिए करते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं या इसलिए क्योंकि हमें पकड़े जाने का डर होता है? कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे आप अदृश्य हो जाएं। आप दुनिया का कोई भी अपराध कर सकें और कोई आपको देख न सके, कोई आपको सजा न दे सके। तब सवाल ये नहीं रहेगा कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये होगा कि आप क्या चुनते हैं। क्या तब भी आप ईमानदार बने रहेंगे या फिर अपनी हर छिपी हुई इच्छा को पूरा करेंगे, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों न हो? ये सवाल आज का नहीं है। ये सवाल लगभग 2500 साल पहले एथेंस की गलियों में गूंजा था। यही सवाल मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तकों में से एक की नींव बना। उस पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक, जिसे महान दार्शनिक प्लेटो ने लिखा। यह केवल एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें इंसान अपने समाज और अपनी आत्मा का असली चेहरा देख सकता है। इस पुस्तक में हम सुकरात के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां एक आदर्श दुनिया की कल्पना की जाती है। कहानी की शुरुआत एक उत्सव से होती है। सुकरात एथेंस के बंदरगाह पीरियस गए हुए हैं। वे वहां देवी बेंडिस की प्रार्थना करने और उत्सव देखने आए हैं। उनके साथ प्लेटो का भाई ग्लॉकॉन भी है। जब वे अपनी प्रार्थना पूरी करके वापस शहर की ओर लौटने लगते हैं, तभी पीछे से उन्हें कोई पुकारता है। ये पोलमार्क्स का दास होता है जो आकर सुकरात का वस्त्र पकड़ लेता है और कहता है कि पोलमार्क्स आपसे रुकने के लिए कह रहे हैं। थोड़ी ही देर में पोलमार्क्स अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वहां एक दिलचस्प दृश्य बनता है। पोलमार्क्स कहते हैं कि सुकरात, लगता है आप शहर लौटने की जल्दी में हैं। सुकरात शांति से स्वीकार कर लेते हैं। तब पोलमार्क्स अपने साथ मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि या तो आपको हमसे अधिक शक्तिशाली होना होगा या फिर आपको यहीं हमारे साथ रुकना होगा। ये संवाद हंसी मजाक में कहा गया था, लेकिन इसी में पूरी पुस्तक का एक मुख्य विचार छिपा है। क्या शक्ति ही सब कुछ है? क्या जिसके पास बल है वही नियम तय करेगा? सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता? क्या मैं आपको बातों से नहीं समझा सकता? पोलमार्क्स हंसते हुए कहते हैं कि अगर हम आपकी बात सुनने से ही मना कर दें तो। अंत में सुकरात उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। वे सिफालस के घर पहुंचते हैं, जो पोलमार्क्स के वृद्ध पिता हैं। सिफालस एक बहुत ही बुजुर्ग और धनी व्यक्ति हैं। वे अपने आंगन में शांत भाव से बैठे हैं और उनके सिर पर एक माला है। उम्र उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है, लेकिन थकान नहीं। सुकरात उन्हें देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुकरात हमेशा जीवन की सच्चाई जानना चाहते हैं, इसलिए वे सिफालस से सीधा सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जिसे कवि बुढ़ापे की देहरी कहते हैं। मुझे बताइए, ये रास्ता कैसा होता है? क्या बुढ़ापा कष्ट से भरा होता है? सिफालस का उत्तर साधारण नहीं बल्कि गहराई से भरा होता है। वे बताते हैं कि जब वे अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठते हैं तो अधिकतर लोग शिकायत करते रहते हैं। वे अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं, जब जवानी थी, दावतें थीं, इच्छाएं थीं और वासनाएं थीं। उन्हें लगता है कि असली जीवन वही था और अब वे सिर्फ समय काट रहे हैं। वे कहते हैं कि बुढ़ापे ने उनसे सारे सुख छीन लिए, लेकिन सिफालस स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता। वे सुकरात को सोफोक्लेस की एक बात याद दिलाते हैं। किसी ने उनसे पूछा था कि क्या वे अब भी प्रेम सुख का आनंद लेते हैं। सोफोक्लेस ने उत्तर दिया था कि चुप रहो, मुझे खुशी है कि मैं उस पागल और क्रूर स्वामी से मुक्त हो गया हूं। सिफालस समझाते हैं कि बुढ़ापा इच्छाओं की पकड़ को ढीला कर देता है। जवानी में इच्छाएं इंसान पर हुक्म चलाती हैं, जैसे कोई कठोर मालिक, लेकिन बुढ़ापे में वही इच्छाएं शांत हो जाती हैं और मन को आराम मिलता है। सुकरात इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। वे और गहराई में जाते हैं। वे पूछते हैं कि ये शांति आपकी समझ की वजह से है या आपकी दौलत की वजह से, क्योंकि लोग कहेंगे कि अमीर इंसान के लिए बुढ़ापा आसान होता है। सिफालस साफ शब्दों में कहते हैं कि दौलत का महत्व है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग मानते हैं। वे कहते हैं कि बुरा इंसान दौलत के साथ भी कभी चैन से नहीं रह सकता और अच्छा इंसान बिना दौलत के भी बुढ़ापे को सह नहीं पाता। सिफालस बताते हैं कि दौलत का सबसे बड़ा लाभ ये नहीं है कि वो सुख देती है, बल्कि ये है कि वो डर कम कर देती है। इंसान को किसी को धोखा देने या झूठ बोलने की मजबूरी नहीं रहती। वह अपना कर्ज चुका सकता है और बिना किसी भय के जीवन के अंत की ओर बढ़ सकता है। यहीं पर सुकरात बातचीत को एक नई दिशा देते हैं। वे सिफालस के शब्दों को पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि आप मानते हैं कि सच बोलना और कर्ज चुकाना ही न्याय है, लेकिन वे एक उदाहरण रखते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने पूरे होश में आपको अपना हथियार सुरक्षित रखने के लिए दिया। बाद में वो व्यक्ति पागल हो जाता है और अपना हथियार वापस मांगता है। अब बताइए, क्या उस व्यक्ति को हथियार लौटाना न्याय होगा? हर कोई समझ जाता है कि पागल व्यक्ति को हथियार लौटाना सही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ सच बोल देना और जो लिया है उसे लौटा देना न्याय की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। सिफालस इस बात को समझ जाते हैं। वे मुस्कराते हैं
और इस बहस की जिम्मेदारी अपने बेटे पोल मार्क्स को सौंप देते हैं और स्वयं वहां से चले जाते हैं। अब चर्चा की जिम्मेदारी पोल मार्क्स संभालते हैं। वे एक कवि सिमोनियाड्स का हवाला देते हुए कहते हैं कि न्याय का अर्थ है मित्रों के साथ भलाई करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। पहली नज़र में ये बात सही और व्यावहारिक लगती है, क्योंकि आम जीवन में भी लोग यही मानते हैं कि जो अपना है उसे बचाना और जो विरोध में है उसे दबाना ही समझदारी है। लेकिन सुकरात किसी भी बात को सतह पर स्वीकार नहीं करते। वे इस परिभाषा को धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। सुकरात पूछते हैं कि भलाई करने का असली मतलब क्या है। जिस तरह एक डॉक्टर बीमार व्यक्ति की सबसे अच्छी मदद कर सकता है और एक नाविक समुद्र में रास्ता दिखाने में निपुण होता है, उसी तरह एक न्यायप्रिय व्यक्ति किस काम में सबसे उपयोगी होता है। इस सवाल से पोल मार्क्स थोड़ा असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आने लगता है कि न्याय को सिर्फ दोस्त और दुश्मन में बांटना इतना आसान नहीं है। बहस आगे बढ़ती है और सुकरात एक और गहरी बात सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि इंसान अक्सर ये पहचानने में गलती करता है कि उसका असली मित्र कौन है और उसका असली दुश्मन कौन। कई बार जिन्हें हम अच्छा समझते हैं वे भीतर से बुरे निकलते हैं और जिन्हें हम बुरा मानते हैं वे वास्तव में अच्छे होते हैं। अगर ऐसा है तो क्या अपनी अज्ञानता के कारण किसी अच्छे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना न्याय कहलाएगा? इस सवाल पर पोल मार्क्स को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर सुकरात चर्चा को और ऊपर उठाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या किसी भी स्थिति में एक न्यायप्रिय व्यक्ति का काम किसी को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। वे एक उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी घोड़े को चोट पहुंचाते हैं तो क्या वो घोड़ा बेहतर बन जाएगा या और खराब हो जाएगा? साफ है कि वो और खराब हो जाएगा। उसी तरह अगर आप किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी नैतिकता और गिर जाएगी। सुकरात स्पष्ट करते हैं कि न्याय का उद्देश्य सुधार करना है, न कि गिरावट लाना। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने से उसके भीतर की बुराई बढ़ती है तो वो काम न्याय कैसे हो सकता है? जिस तरह गर्मी का काम ठंडा करना नहीं हो सकता, उसी तरह एक अच्छे और न्यायप्रिय व्यक्ति का काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति दुश्मन ही क्यों ना हो। इस तर्क के सामने पोल मार्क्स के पास कोई विरोध नहीं बचता। वे मान जाते हैं कि न्याय का अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता। इस तरह मित्र और दुश्मन की पुरानी परिभाषा टूट जाती है और न्याय एक ऊंचे नैतिक स्तर पर पहुंच जाता है। अब तक कमरे में बैठे एक व्यक्ति का सब्र टूट चुका था। ये व्यक्ति थे थ्रैसिमेकस। वे अब तक खुद को रोक रहे थे, कई बार बहस के बीच कूदना चाहते थे, लेकिन दूसरों ने उन्हें चुप करा दिया था। जैसे ही सुकरात और पोल मार्क्स की बातचीत रुकी, थ्रैसिमेकस एक जंगली जानवर की तरह उन पर झपट पड़े। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वे ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि सुकरात, ये कैसी मूर्खता चल रही है। तुम बस सवाल पूछते रहते हो और दूसरों के जवाबों को काटते रहते हो। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि न्याय क्या है तो खुद जवाब क्यों नहीं देते? सवाल पूछना जवाब देने से कहीं आसान है। सुकरात थोड़े असहज हो जाते हैं, लेकिन वे अपना संतुलन नहीं खोते। वे शांति से कहते हैं कि थ्रैसिमेकस, हम पर क्रोध मत करो। हम सब मिलकर सच की तलाश कर रहे हैं। अगर हमें सोना ढूंढना होता तो हम एक दूसरे से लड़ते नहीं बल्कि साथ मिलकर जमीन खोदते, और न्याय तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। थ्रैसिमेकस व्यंग्य में हंसते हैं और अपनी मशहूर परिभाषा सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि न्याय कुछ और नहीं बल्कि शक्तिशाली का हित है। हर शहर में कोई न कोई सरकार होती है, कहीं तानाशाही होती है, कहीं लोकतंत्र। जो सत्ता में होता है वही ताकतवर होता है, वही अपने फायदे के लिए कानून बनाता है, और जब जनता उन कानूनों को तोड़ती है तो उसी ताकतवर द्वारा उसे अन्यायी कहकर सजा दी जाती है। इसलिए न्याय का मतलब है वही करना जो शासक के हित में हो। सुकरात इस बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर एक साधारण सा सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि थ्रैसिमेकस, क्या शासक कभी गलती कर सकते हैं? थ्रैसिमेकस मानते हैं कि हाँ, गलती हो सकती है। सुकरात आगे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो शासक कभी कभी ऐसे कानून भी बना सकते हैं जो खुद उनके लिए नुकसानदायक हों। और अगर न्याय का अर्थ कानून का पालन करना है तो तुम्हारी परिभाषा के अनुसार न्याय का अर्थ शक्तिशाली का नुकसान करना भी हुआ। थ्रैसिमेकस इस तर्क में फंस जाते हैं, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे झुंझलाकर कहते हैं कि सुकरात, तुम शब्दों का खेल खेल रहे हो। जब मैं शासक कहता हूं तो मेरा मतलब उस समय से है जब वो सही निर्णय ले रहा हो। जैसे एक डॉक्टर तभी डॉक्टर कहलाता है जब वो इलाज सही करता है। अगर वो गलती करता है तो उस पल वो डॉक्टर नहीं है। उसी तरह एक शासक जब तक शासक है वो गलती नहीं करता और वही कानून बनाता है जो उसके लिए सबसे लाभकारी हो। तब सुकरात एक और सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं कि एक डॉक्टर का असली उद्देश्य क्या होता है? पैसे कमाना या मरीज को स्वस्थ करना? एक सच्चा डॉक्टर शरीर का हित देखता है। एक सच्चा कप्तान नाविकों की सुरक्षा देखता है। हर कला और हर ज्ञान अपने विषय की भलाई के लिए होता है, न कि उस व्यक्ति की भलाई के लिए जो उसे करता है।
इसलिए एक सच्चा शासक वो नहीं है जो अपना लाभ देखे, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा का लाभ देखे। इस बात पर थ्रेसिमेकस और भड़क जाते हैं। वे ताना मारते हुए कहते हैं कि सुकरात, क्या तुम्हारी कोई धारणा है, क्योंकि तुम्हें यह भी नहीं पता कि चरवाहा भेड़ों की देखभाल भेड़ों के भले के लिए नहीं करता। वह उन्हें इसलिए पालता है ताकि बाद में उन्हें काट सके या उनकी ऊन बेच सके। शासक भी चरवाहों की तरह होते हैं और जनता भेड़ों की तरह। न्याय और धर्म सिर्फ भोले लोगों के लिए होते हैं। सच तो ये है कि अन्याय न्याय से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा फायदेमंद होता है। अन्यायी आदमी कम देता है और ज्यादा लेता है, और अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय करे, जैसे पूरे देश पर कब्जा कर ले, तो लोग उसे अपराधी नहीं बल्कि महान कहने लगते हैं। सही तरीके से किया गया अन्याय आज़ादी और प्रभुत्व दिलाता है। यहाँ सुकरात के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। उन्हें ये साबित करना है कि न्याय केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। सुकरात तर्क देते हैं कि अन्यायी लोगों के बीच भी एकता तभी टिक सकती है जब उनके बीच थोड़ा बहुत न्याय हो। अगर चोरों का कोई गिरोह हो और वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह अन्याय करें, तो वो गिरोह टिक ही नहीं सकता। अन्याय फूट और नफरत पैदा करता है, जबकि न्याय एकता और मित्रता को जन्म देता है। अंत में सुकरात ये दिखाते हैं कि एक न्यायप्रिय आत्मा ही सच में सुखी हो सकती है और एक अन्यायी आत्मा भीतर से अशांत और दुखी रहती है। थ्रेसिमेकस इस निष्कर्ष को मान तो लेते हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह शांत नहीं होता। वे बहस से हट जाते हैं और चुप हो जाते। पहली किताब समाप्त हो चुकी है, लेकिन असली चुनौती अब सामने आती है। अब तक ग्लॉकॉन चुपचाप सब सुन रहे थे, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं। वे सुकरात से कहते हैं कि आपने थ्रेसिमेकस को तर्कों में हरा तो दिया, लेकिन आपने हमें ये यकीन नहीं दिलाया कि न्याय वास्तव में अन्याय से बेहतर है। आपने बहस जीती है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है। ग्लॉकॉन अपनी बात को साफ करने के लिए चीजों को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहली वे चीजें जो हमें अपने आप में अच्छी लगती हैं, उनके परिणाम के कारण नहीं, जैसे खुशी। दूसरी वे चीजें जो अपने आप में भी अच्छी होती हैं और जिनके परिणाम भी अच्छे होते हैं, जैसे स्वास्थ्य और देखने की शक्ति। और तीसरी वे चीजें जो अपने आप में कष्टदायक होती हैं लेकिन उनके परिणाम अच्छे होते हैं, जैसे कड़वी दवा या मेहनत भरा व्यायाम। फिर ग्लॉकॉन सीधा सवाल पूछते हैं कि सुकरात, आप न्याय को किस वर्ग में रखेंगे? सुकरात बिना हिचक कहते हैं कि न्याय दूसरे वर्ग में आता है, जो अपने आप में भी अच्छा है और जिसके परिणाम भी अच्छे हैं। लेकिन ग्लॉकॉन कहते हैं कि आम लोग ऐसा नहीं मानते। आम लोग न्याय को तीसरे वर्ग में रखते हैं, एक ऐसी मजबूरी जिसे इसलिए निभाया जाता है ताकि सजा से बचा जा सके या इनाम मिल सके। लोग न्याय से प्रेम नहीं करते, वे बस अन्याय के परिणामों से डरते हैं। इस बात को समझाने के लिए ग्लॉकॉन एक प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं जिसे गाइजीज की अंगूठी कहा जाता है। वे बताते हैं कि बहुत पुराने समय में लीडिया का एक साधारण चरवाहा था। एक दिन तेज तूफान आया और भूकंप से जमीन फट गई। जहां वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। उत्सुकता में वो चरवाहा उस गड्ढे में उतरा। अंदर उसने एक अजीब दृश्य देखा। वहां पीतल का एक घोड़ा था जो अंदर से खोखला था। उसमें खिड़कियां बनी थीं। जब उसने अंदर झांका तो उसने एक विशालकाय लाश देखी। उस लाश ने सोने की एक अंगूठी के अलावा कुछ नहीं पहना था। चरवाहे ने वो अंगूठी निकाली और बाहर आ गया। कुछ समय बाद चरवाहों की एक बैठक हुई जहां राजा को रिपोर्ट भेजी जाती थी। वो चरवाहा भी वहां गया। बैठे बैठे उसने अनजाने में अंगूठी के रत्न को अपनी हथेली की तरफ घुमा दिया। उसी क्षण वो वहां मौजूद लोगों की नजरों से गायब हो गया। लोग उसके बारे में ऐसे बात करने लगे जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। वो हैरान रह गया। उसने रत्न को फिर बाहर की ओर घुमाया और वो फिर दिखाई देने लगा। उसने कई बार यह करके देखा और उसे यकीन हो गया कि इस अंगूठी में अदृश्य होने की शक्ति है। इस शक्ति को पाकर वो चरवाहा राजा के दरबार में संदेशवाहक बन गया। वहां पहुंचकर उसने रानी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर रानी के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज्य का स्वामी बन गया। ग्लॉकॉन सुकरात की आंखों में देखकर कहते हैं कि अब कल्पना कीजिए कि ऐसी 2 अंगूठियां हों, एक न्यायप्रिय व्यक्ति के पास और एक अन्यायी व्यक्ति के पास। उनका दावा है कि कोई भी इंसान इतना मजबूत नहीं होगा कि वो न्याय पर टिका रह सके। जब किसी के पास बिना पकड़े जाने की शक्ति हो, जब वो कुछ भी चुरा सके, किसी के भी घर में घुस सके, किसी को भी मार सके या कैद से छुड़ा सके, तो वो भगवान की तरह व्यवहार करेगा। न्यायप्रिय व्यक्ति भी वही करेगा जो अन्यायी व्यक्ति करता है। ग्लॉकॉन कहते हैं कि इससे ये साबित होता है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से न्यायप्रिय नहीं होता, बल्कि मजबूरी में होता है। हर व्यक्ति मानता है कि व्यक्तिगत रूप से अन्याय करना ज्यादा फायदेमंद है, और अगर किसी को ये शक्ति मिले और वो फिर भी गलत काम न करे, तो दुनिया उसे सामने से भले ही अच्छा कहे, लेकिन पीछे से उसे सबसे बड़ा मूर्ख मानेगी। अब ग्लॉकॉन के भाई एडिमेंटस भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं तो वे न्याय की तारीफ नहीं करते,
वे उसके इनाम की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा बनो ताकि समाज में इज्जत मिले और दौलत मिले। इसलिए सुकरात, आपको हमें ये साबित करना होगा कि अगर इनाम, प्रतिष्ठा और दंड को हटा दिया जाए तो भी न्याय हमारी आत्मा के लिए क्यों अच्छा है। सुकरात समझ जाते हैं कि उनके सामने जो चुनौती रखी गई है वो साधारण नहीं है। किसी एक इंसान की आत्मा के भीतर झांककर ये देखना कि न्याय क्या है, ठीक वैसा ही है जैसे बहुत छोटे अक्षरों को दूर से पढ़ने की कोशिश करना। सुकरात एक सरल लेकिन गहरा सुझाव रखते हैं। वे कहते हैं कि क्यों न हम पहले बड़े अक्षरों को पढ़ें, यानी क्यों न हम पहले एक पूरे राज्य में न्याय को खोजें, क्योंकि राज्य व्यक्ति से बड़ा होता है। अगर हम राज्य में न्याय को साफ देख पाएं तो वही न्याय हमें व्यक्ति की आत्मा में भी दिखाई देगा। इसी विचार के साथ सुकरात, ग्लॉकॉन और एडिमेंट्स बातचीत के दौरान एक काल्पनिक शहर की रचना शुरू करते हैं। सुकरात समझाते हैं कि कोई भी शहर यूं ही नहीं बनता। शहर इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होता। हमें भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। इन्हीं जरूरतों के कारण लोग एक साथ आते हैं। कोई किसान अनाज उगाता है, कोई बुनकर कपड़ा बनाता है और कोई मोची जूते तैयार करता है। सुकरात जोर देकर कहते हैं कि हर व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो स्वभाव से बना है। किसान को खेती करनी चाहिए, न कि अपना समय जूते बनाने में बर्बाद करना चाहिए। इसी सिद्धांत को श्रम विभाजन कहा जाता है। जब हर व्यक्ति अपना एक ही काम अच्छी तरह करता है तो पूरा समाज बेहतर चलता है। धीरे धीरे ये शहर आगे बढ़ता है। अब सिर्फ किसान और बुनकर काफी नहीं है। लोहार चाहिए, बढ़ई चाहिए और चरवाहे चाहिए। व्यापार के लिए दूसरे शहरों में जाना होगा तो व्यापारी और नाविक चाहिए। बाजार में सामान बेचने के लिए दुकानदार चाहिए और भारी काम करने के लिए मजदूर चाहिए। ये समाज बहुत सादा है। सुकरात इसे एक स्वस्थ समाज कहते हैं। लोग साधारण जीवन जीते हैं, गेहूं की रोटी और जौ के केक खाते हैं, अपने बच्चों के साथ शांति से रहते हैं और उतनी ही संतान पैदा करते हैं जितनी वे संभाल सकें। लेकिन ग्लॉकॉन को ये चित्र पसंद नहीं आता। वे कहते हैं कि ये तो सुअरों का शहर है। अगर सुअरों का कोई शहर होता तो वे भी ऐसे ही रहते। इंसानों को सिर्फ जरूरत नहीं, कुछ विलासिता भी चाहिए। उन्हें गद्देदार सोफे चाहिए, मेज चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, इत्र चाहिए और मनोरंजन चाहिए। सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तो अब हम एक आलीशान और सूजे हुए शहर की कल्पना कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा। जैसे ही विलासिता आती है वैसे ही नए लोगों की जरूरत पड़ती है। नर्तक, कवि, संगीतकार, रसोइये और डॉक्टर, क्योंकि विलासिता के साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। सबसे बड़ी समस्या अब जमीन की होती है। हमें ज्यादा जमीन चाहिए और हमारे पड़ोसियों को भी ज्यादा जमीन चाहिए। इसका सीधा परिणाम होता है संघर्ष और युद्ध। अपने धन की रक्षा करने और दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के लिए हमें एक सेना की जरूरत पड़ती है। यहीं से समाज में एक नए वर्ग का जन्म होता है, संरक्षक वर्ग या गार्जियंस। सुकरात कहते हैं कि यह काम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कोई भी आधे मन से नहीं कर सकता। हमें ऐसे लोगों को चुनना होगा जो स्वभाव से ही योद्धा हों। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आती है। ये रक्षक दुश्मनों के लिए भयानक होने चाहिए, लेकिन अपने ही नागरिकों के लिए बेहद सौम्य, बिल्कुल एक अच्छी नस्ल के कुत्ते की तरह। वो अजनबियों पर हमला करता है लेकिन अपने मालिक को पहचानकर शांत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे रक्षकों में दार्शनिक का गुण होना चाहिए। उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। सुकरात, एडिमेंटस और ग्लॉकॉन अब रक्षकों यानी गार्जियंस की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुकरात का मानना है कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। और चरित्र का निर्माण बचपन से ही शुरू होता है, जब मन कोमल होता है और उस पर कोई भी छाप आसानी से बन जाती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कहानियां। सुकरात कहते हैं कि जो कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं उन पर कड़ी निगरानी जरूरी है। उस समय होमर और हेसियड की कविताएं बहुत प्रसिद्ध थीं, लेकिन सुकरात उन्हें खतरनाक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन कहानियों में देवताओं को अनैतिक काम करते हुए दिखाया गया है। कहीं देवता अपने पिता को कैद कर रहे हैं, कहीं वे झगड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या वेश बदल रहे हैं। सुकरात कहते हैं कि अगर हमारे रक्षक ऐसी कहानियां सुनेंगे तो वे सोचेंगे कि बुरा काम करना स्वाभाविक है। इसलिए राज्य में कवियों पर नियंत्रण होगा। कवियों को केवल वही कहानियां सुनाने की अनुमति होगी जिनमें देवता अच्छे, सच्चे और स्थिर हों। देवता केवल अच्छाई के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, बुराई के लिए नहीं। इसके बाद सुकरात संगीत की बात करते हैं। संगीत सीधे आत्मा में प्रवेश करता है, इसलिए हमें उन धुनों को हटाना चाहिए जो इंसान को कमजोर, उदास या विलासी बनाती हैं।
विलाप करने वाली धुनें या शराब पीते समय गाई जाने वाली धुनें शहर से बाहर होंगी। रक्षकों के लिए केवल 2 प्रकार की धुनें होंगी। पहली, युद्ध के समय साहस बनाए रखने वाली धुन। दूसरी, शांति के समय संयम और अनुशासन बनाए रखने वाली धुन। जटिल वाद्ययंत्र जैसे बांसुरी और अन्य उन्नत वाद्ययंत्र शहर से हटा दिए जाएंगे, केवल सरल वाद्ययंत्र ही रहेंगे। शिक्षा का तीसरा हिस्सा है व्यायाम। लेकिन सुकरात कहते हैं कि केवल शरीर बनाने के लिए व्यायाम पर्याप्त नहीं है। यदि कोई केवल व्यायाम करता है और संगीत या कला से दूर रहता है तो वो कठोर और जंगली बन जाता है। और अगर कोई केवल संगीत सुनता है और व्यायाम नहीं करता तो वो कोमल और कमजोर हो जाता है। आदर्श रक्षक वही है जिसमें संगीत और व्यायाम का सही संतुलन हो। यह शिक्षा न केवल शरीर और मन का संतुलन बनाएगी, बल्कि रक्षक की आत्मा में साहस, अनुशासन और न्यायप्रियता का निर्माण भी करेगी। सुकरात अब एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। वे कहते हैं कि समाज में स्थायी एकता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एक उदात्त झूठ या नोबल लाई की आवश्यकता होगी। इसे वे धातुओं की कहानी कहते हैं। नागरिकों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि सभी भाई हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें बनाते समय अलग अलग धातुओं का प्रयोग किया है। जो शासन करने के योग्य हैं, उन्हें बनाते समय ईश्वर ने सोना मिलाया है, इसलिए वे सबसे कीमती हैं और राज्य का नेतृत्व करने योग्य हैं। जो सहायक या सैनिक हैं, उनमें चांदी है, और जो किसान और कारीगर हैं, उनमें लोहा और पीतल। सुकरात जोर देते हैं कि यह जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि योग्यता पर आधारित है। यदि सोने वाले माता पिता के घर लोहे जैसा बच्चा पैदा होता है तो उसे बिना दया के किसान वर्ग में भेज दिया जाएगा, और यदि लोहे वाले माता पिता के घर सोने जैसा बच्चा पैदा होता है तो उसे शासक वर्ग में लाया जाएगा। राज्य का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन केवल योग्य और सक्षम व्यक्ति के हाथ में रहे, क्योंकि भविष्यवाणी यह है कि जिस दिन लोहे या पीतल का व्यक्ति राज्य का रक्षक बनेगा, उस दिन राज्य नष्ट हो जाएगा। इसके बाद सुकरात गार्जियंस के जीवन पर बात करते हैं। उनका जीवन बिल्कुल विशेष और अनुशासित होगा। उनके पास निजी संपत्ति नहीं होगी, न अपना घर, न तिजोरी। वे बैरकों में साथ रहेंगे और साथ खाना खाएंगे जैसे सैनिक छावनी में रहते हैं। नागरिकों से उन्हें केवल उतना ही भोजन मिलेगा जितना जीवित रहने के लिए जरूरी है। वे सोने और चांदी से हाथ भी नहीं लगा सकते। सुकरात कहते हैं कि उनकी आत्मा में दिव्य सोना है, इसलिए उन्हें बाहरी सोने की जरूरत नहीं है। एडिमेंटस सवाल उठाते हैं कि ये रक्षकों को खुश नहीं बनाएगा। शहर उनका है, लेकिन उन्हें इसका कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं मिलता। न जमीन खरीद सकते हैं, न बड़े घर बना सकते हैं, न अपनी पत्नियों को उपहार दे सकते हैं। वे बस भाड़े के सैनिकों की तरह प्रतीत होंगे। सुकरात जवाब देते हैं कि उद्देश्य किसी एक वर्ग को अत्यधिक खुश करना नहीं है, बल्कि पूरे शहर को संतुलित और सुखी बनाना है। वे उदाहरण देते हैं कि कल्पना करो, हम एक मूर्ति को पेंट कर रहे हैं। अगर सबसे सुंदर रंग यानी बैंगनी को केवल आंखों पर लगा दें क्योंकि आंखें सुंदर हैं, तो मूर्ति अजीब दिखेगी। आंखों को अपनी जगह पर सही रंग मिलना चाहिए। इसी तरह रक्षकों को रक्षक जैसा होना चाहिए, न कि अमीर व्यापारियों जैसा। यदि रक्षक अमीर हो गए तो वे अपने कर्तव्यों से हटकर अत्याचारी बन जाएंगे। दौलत और गरीबी दोनों ही वर्गों को भ्रष्ट कर देती हैं। दौलत आलस्य लाती है और गरीबी हुनर को खत्म करती है। इसलिए इस शहर में न तो अत्यधिक अमीर होंगे और न अत्यधिक गरीब। अब हमारा शहर तैयार है और समय है इसमें न्याय खोजने का। सुकरात कहते हैं कि एक पूर्ण और संतुलित राज्य में 4 मुख्य गुण होने चाहिए: विवेक, साहस, संयम और न्याय। सबसे पहला, विवेक या ज्ञान। यह शासक वर्ग के पास है क्योंकि वे जानते हैं कि राज्य को कैसे चलाना है। जब शासक ज्ञानी होंगे तो पूरा राज्य भी ज्ञानी कहलाएगा। दूसरा, साहस या धैर्य। यह सैनिक वर्ग में है। वे जानते हैं कि किससे डरना है और किससे नहीं। उनके मन में कानून और शिक्षा की रंगत है और कोई डर इसे मिटा नहीं सकता। तीसरा, संयम या आत्मनियंत्रण। ये पूरे शहर में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि बेहतर भाग बदतर भाग पर शासन करे। जब शासक और जनता दोनों सहमत हों कि शासन किसे करना चाहिए तो इसे संयम कहते हैं। तो फिर न्याय क्या है? सुकरात कहते हैं कि न्याय वही है जो बचा रह गया। हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए और दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। यही न्याय है। मोची अपना काम करता रहे, रक्षक अपना काम करता रहे, व्यापारी, सैनिक और शासक अपने दायरे में काम करें तो राज्य में न्याय होगा। अन्याय तब होता है जब मोची सैनिक बनने की कोशिश करे या सैनिक बिना योग्यता के शासक बनने की कोशिश करे। यही दखल अंदाजी राज्य का विनाश है। अब सुकरात शहर से हटकर व्यक्ति की आत्मा की ओर ध्यान लगाते हैं। क्या हमारी आत्मा में भी ये गुण मौजूद हैं? हाँ, एक ही समय में 2 विपरीत काम संभव नहीं। सुकरात एक उदाहरण देते हैं। किसी को प्यास लगी है। एक हिस्सा कहता है पियो, दूसरा कहता है मत पियो।
क्योंकि पानी खतरनाक हो सकता है। प्यास महसूस करने वाला हिस्सा हमारी वासना या एपेटाइट है। जो हिस्सा रोकता है और सोचता है वो हमारा विवेक या रिजन है। लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी है। सुकरात लियोंटियस की कहानी बताते हैं। वो कुछ लाशें देखता है, देखना चाहता है, पर घिन भी आती है। अंत में वो चिल्लाता है। इसका गुस्सा उसकी वासना से लड़ रहा है। यही गुस्सा या जोश हमारी आत्मा का तीसरा हिस्सा है, जिसे स्पिरिट या थिमोस कहते हैं। यह साहस का घर है और विवेक का साथ देता है। तो आत्मा के 3 हिस्से हैं। पहला विवेक या रैशनल पार्ट, जो दिमाग है। दूसरा स्पिरिट या भावनात्मक हिस्सा, जो दिल या छाती में है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा वासना या एपेटिटिव पार्ट, जो पेट में है और भोजन, पानी और सेक्स की इच्छा रखता है। एक व्यक्ति तब न्यायप्रिय होता है जब उसका विवेक शासन करे, स्पिरिट उसकी रक्षा करे और वासना उसके अधीन रहे। अन्याय तब होगा जब वासना या क्रोध विवेक पर हावी हो जाए और आत्मा में विद्रोह पैदा हो। अब समय है सबसे बड़ी चुनौती का। सुकरात जानते हैं कि अब जो विचार सामने आने वाले हैं वे सुनामी की तरह प्रभाव डालेंगे। वे इसे कहते हैं -3 लहरें। पहली लहर, महिला रक्षक। सुकरात पूछते हैं कि क्या मादा कुत्ता भी रक्षक हो सकता है जैसे नर कुत्ता करता है? हाँ, तो क्या महिलाएं भी पुरुषों की तरह रक्षक नहीं बन सकती? लोग कहेंगे कि पुरुष और महिला का स्वभाव अलग है, लेकिन सुकरात तर्क देते हैं कि गंजे और बालों वाले आदमी का स्वभाव भी अलग है, फिर भी दोनों मोची बन सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि स्वभाव काम के लिए महत्वपूर्ण हो या नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा करने और पालने का अंतर यह साबित नहीं करता कि महिला रक्षक नहीं बन सकती। यदि किसी महिला में रक्षक बनने की प्रतिभा है तो उसे वही शिक्षा, व्यायाम और संगीत सिखाना चाहिए जो पुरुषों को दिया जाता है। उसे भी युद्ध में भाग लेना चाहिए। ये उस समय के एथेंस के लिए क्रांतिकारी विचार था। दूसरी लहर, परिवार का अंत। ये और भी चौंकाने वाला था। सुकरात कहते हैं कि रक्षकों के बीच कोई निजी परिवार नहीं होगा। पत्नियां सभी की साझा होंगी और बच्चे भी। कोई पिता अपने बेटे को नहीं जानेगा और कोई बेटा अपने पिता को नहीं। यह कैसे संभव होगा? सुकरात बताते हैं कि प्रजनन उत्सव के जरिए। यह गुप्त रूप से तय किया जाएगा कि सबसे योग्य पुरुष और महिलाएं मिलें ताकि श्रेष्ठ संतान पैदा हो। लोगों को लगेगा कि ये संयोग है। बच्चे तुरंत नर्सों के पास जाएंगे, माताएं दूध पिलाएंगी, पर उन्हें नहीं पता होगा कि बच्चा उनका कौन सा है। सुकरात इसका उद्देश्य बताते हैं, मेरा और तेरा की भावना समाप्त हो। साधारण समाज में किसी की खुशी दूसरों के दुख पर निर्भर हो सकती है, लेकिन इस आदर्श राज्य में यदि किसी को चोट लगती है तो पूरा समाज उस दर्द को महसूस करेगा। ये एकता तभी संभव है जब निजी परिवार न हो। तीसरी लहर, दार्शनिक राजा। ग्लॉकॉन पूछते हैं, सुकरात, ये सब अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा राज्य वास्तव में संभव है? सुकरात कहते हैं कि ये सबसे बड़ी और खतरनाक लहर है। यह राज्य तब तक संभव नहीं जब तक दार्शनिक राजा न बने या मौजूदा राजा दर्शन शास्त्र को गंभीरता से न अपनाए। जब तक राजनीतिक शक्ति और बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति में नहीं मिलती, मानव जाति के कष्ट समाप्त नहीं होंगे। लेकिन दार्शनिक कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सुकरात बताते हैं कि दार्शनिक वो है जो ज्ञान से प्यार करता है, न कि केवल राय से। बहुत से लोग सुंदर आवाजें, रंग और नाटकों को पसंद करते हैं। सुकरात उन्हें नज़ारों के प्रेमी कहते हैं। वे केवल सतही सुंदरता देखते हैं, लेकिन दार्शनिक वो है जो सुंदरता को उसके असली रूप में देख सकता है। आम लोग सपनों में जीते हैं, वे परछाइयों को सच मानते हैं। दार्शनिक जागता है। वह जानता है कि सुंदर चीजें और सुंदरता का वास्तविक विचार अलग हैं। जो व्यक्ति हर चीज के पीछे के शाश्वत सत्य को जानता है, जिसे बदला नहीं जा सकता, वही सच्चा दार्शनिक है, और केवल उसी के पास सच्चा ज्ञान है। यही कारण है कि जहाज का कप्तान वही होना चाहिए। बाकी लोग सिर्फ तारों को देखे बिना जहाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह सुकरात बताते हैं कि आदर्श राज्य की नींव ज्ञान और न्याय के ऊपर टिकी होगी। शिक्षा, योग्यता और बुद्धिमत्ता ही एक स्थायी और न्यायपूर्ण समाज का आधार है। सुकरात अब सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, अच्छाई क्या है? वो परम सत्य क्या है जिसे केवल दार्शनिक ही समझ सकते हैं? सीधे शब्दों में इसे बताना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने 3 रूपकों का इस्तेमाल किया: सूरज, विभाजित रेखा और गुफा। सबसे पहले सूरज। सोचिए, देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आंखें और रंगीन चीजें। लेकिन सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है। अगर अंधेरा हो तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। हमें रोशनी चाहिए, और रोशनी का स्रोत सूरज है। सूरज न केवल चीजों को दिखाता है, बल्कि जीवन देता है, उनका पोषण करता है। इसी तरह अच्छाई का विचार ज्ञान की दुनिया का सूरज है। ये हमें सत्य और समझ की रोशनी देता है। इसी रोशनी से हम न्याय, सुंदरता और सच्चाई को पहचान पाते हैं।
दूसरा रूपक है विभाजित रेखा। कल्पना कीजिए एक रेखा को दो हिस्सों में बांटा गया है। छोटा हिस्सा है दृश्य दुनिया, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। बड़ा हिस्सा है बौद्धिक दुनिया, जिसे हम दिमाग से समझते हैं। दृश्य दुनिया में सबसे नीचे परछाइयां और प्रतिबिंब हैं, जो सबसे कम सच्चाई दिखाते हैं। उसके ऊपर भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे पेड़, जानवर और पत्थर। बौद्धिक दुनिया में पहले आते हैं गणित और विज्ञान। यहां हम धारणाओं और तर्क का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ऊपर है द्वंद्ववाद, जहां हम बिना किसी चित्र या वस्तु के सीधे विचार और शुद्ध सत्य समझते हैं। यही दार्शनिक का लक्ष्य है। तीसरा रूपक है गुफा। कल्पना कीजिए गहरी गुफा, जिसमें कुछ कैदी बचपन से जंजीरों में बंधे हैं। वे केवल सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे आग जल रही है। आग और कैदियों के बीच एक छोटी दीवार है। इसके पीछे से लोग मूर्तियां और अन्य वस्तुएं ले जाते हैं। आग की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवार पर पड़ती हैं। कैदी जीवन भर यही देखते हैं और इसे ही असली मानते हैं। अब सोचिए, एक कैदी को आजाद किया जाता है। उसे जबरदस्ती खड़ा किया जाता है और आग की तरफ मुड़ने को कहा जाता है। तेज रोशनी से उसकी आंखें दर्द से भर जाती हैं। वो असली वस्तुएं देख नहीं पाता, जो पहले परछाइयों के रूप में दिखती थीं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सूरज ही सब चीजों का कारण है। वो देखता है कि उसका पहले का ज्ञान कितना सीमित और भ्रमित था। लेकिन चुनौती खत्म नहीं होती। यदि वो वापस गुफा में जाए तो अंधकार उसकी आंखों को धोखा देगा। उसके साथी उसे हंसेंगे, कहेंगे कि ऊपर जाने से इसकी आंखें खराब हो गई हैं, और अगर वो उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो विरोध और हिंसा का सामना करेगा। ये हमारी स्थिति है। गुफा हमारी दृश्य दुनिया है और बाहर की दुनिया सत्य का क्षेत्र। दार्शनिक वही है जिसने बाहर जाकर सच देखा है। उसकी आंखें सत्य के उजाले में हैं। यही कारण है कि शासन उसी को करना चाहिए जिसने अच्छाई का सूरज देखा है। केवल वही जानता है कि परछाइयां और वास्तविकता में अंतर क्या है। सुकरात फिर राजनीति पर लौटते हैं और बताते हैं कि आदर्श राज्य भी समय के साथ बिगड़ सकता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आदर्श राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में लोहे और पीतल जैसे लोग रक्षक बन जाते हैं। सबसे पहले आदर्श राज्य बदलकर सम्मान तंत्र या डेमोक्रेसी बनता है। यहां शासक ज्ञानी नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी होते हैं। वे केवल जीत और सम्मान के भूखे होते हैं। उनके अंदर विवेक कम और जोश ज्यादा होता है। धीरे धीरे ये पैसे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। फिर ये और गिरकर अल्पतंत्र या ओलिगार्की बन जाता है। अब सत्ता पैसे के हाथ में होती है। अमीर लोग राज्य चलाते हैं और गरीबों की कोई आवाज नहीं होती। समाज दो हिस्सों में बंट जाता है, अमीरों का शहर और गरीबों का शहर। यहां नफरत और अपराध बढ़ता है। भिखारी और अपराधी पैदा होते हैं। इसके बाद लोकतंत्र आता है। सुकरात कहते हैं कि यह लोकतंत्र वो नहीं है जो आज हम जानते हैं। जब गरीब जीतते हैं तो वे लोकतंत्र लाते हैं। यहां सबको बराबरी मिलती है, चाहे वे योग्य हों या नहीं। इसे वे आजादी का बाजार कहते हैं। ये देखने में सुंदर लगता है, जैसे रंग बिरंगा लबादा, लेकिन इसमें कोई अनुशासन नहीं होता। बेटा पिता की नहीं सुनता, छात्र शिक्षक से डरता नहीं, और जानवर भी रास्ता नहीं छोड़ते। अत्यधिक आजादी अराजकता में बदल जाती है, और इसी अराजकता से जन्म होता है सबसे भयानक शासन का तानाशाही। जब आजादी अधिक हो जाती है, लोग एक नेता चुनते हैं जो उनके लिए अमीरों से लड़े। ये नेता धीरे धीरे खून का प्यासा बन जाता है। वह विरोधियों को मारता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है। अंत में वो अपने ही लोगों को गुलाम बना लेता है। अब सवाल आता है, क्या अन्यायी व्यक्ति सुखी है? सुकरात जवाब देते हैं, तानाशाह बाहर से ताकतवर दिखता है, लेकिन अंदर से वो डर और चिंता का गुलाम है। उसकी आत्मा में जंगली इच्छाएं राज करती हैं। वो कभी संतुष्ट नहीं होता, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं होते। वो अपने महल में कैदी की तरह रहता है, हर वक्त हत्या के डर में। तानाशाह का शहर सबसे दुखी शहर है, और स्वयं तानाशाह सबसे दुखी व्यक्ति है। इसके विपरीत न्यायप्रिय दार्शनिक राजा सबसे सुखी होता है। उसका सुख असली है, क्योंकि यह ज्ञान और सत्य का सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। तानाशाह का सुख केवल क्षणिक राहत की तरह है, जो थोड़ी देर के लिए खुजली मिटाता है, लेकिन फिर दर्द बन जाता है। सुकरात हंसते हुए कहते हैं कि गणित के हिसाब से एक दार्शनिक राजा तानाशाह से 729 गुना ज्यादा सुखी होता है। सुकरात हमें न्याय और आत्मा की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे बताते हैं कि न्याय का फल केवल इस जीवन में नहीं मिलता, बल्कि मरने के बाद भी उसका असर रहता है। इसके लिए वे एर की कथा सुनाते हैं। एर एक योद्धा था जो युद्ध में मारा गया। 10 दिन बाद जब उसकी लाशें उठाई गईं, उसका शरीर सड़ा नहीं था। 12वें दिन जब उसकी चिता जलाई जा रही थी, वो अचानक जीवित हो उठा।
उसने बताया कि उसकी आत्मा ने दूसरी दुनिया में क्या देखा। एर ने देखा कि न्यायाधीश आत्माओं का फैसला कर रहे थे। जो आत्माएं न्यायप्रिय थीं उन्हें दाईं ओर भेजा जा रहा था, ऊपर स्वर्ग की यात्रा पर, जहां अद्भुत संगीत और नज़ारे थे। जो अन्यायी थीं उन्हें बाईं ओर नीचे पाताल में भेजा जा रहा था, जहां उन्हें उनके पापों के लिए 10 गुना सजा मिल रही थी। 1000 साल की यात्रा के बाद सभी आत्माएं एक मैदान में आईं। वहां उन्हें अगला जीवन चुनने का मौका मिला। ये लॉटरी नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र चुनाव। कई तरह के जीवन उनके सामने रखे गए, जानवरों का जीवन, राजाओं का जीवन, साधारण नागरिकों का जीवन। एर ने देखा कि ये चुनाव आत्मा के ज्ञान और समझ पर निर्भर करता था। जिसने पिछले जीवन में विवेक और दर्शन का साथ नहीं दिया वो लालच में फंस गया। जैसे एक आत्मा ने तुरंत सबसे बड़े तानाशाह का जीवन चुना, बिना ये देखे कि अंत में उसे अपने ही बच्चों को खिला पड़ सकता है। जब उसे सच्चाई पता चली, वो रोने लगा और अपनी भूल को कोसने लगा। लेकिन समझदार आत्माएं जैसे ओडिसियस आखिरी में चुनाव करती हैं। वो सबसे साधारण गुमनाम जीवन को चुनता है, जिसे बाकी लोग महत्वहीन समझते हैं। उन्होंने कहा, मुझे यही चाहिए। इसके बाद आत्माओं को लेड्स नदी के मैदान में ले जाया गया। वहां उन्हें विस्मृति का पानी पीना था। जो नासमझ थे उन्होंने बहुत पानी पी लिया और सब भूल गए। जो समझदार थे उन्होंने थोड़ा पानी पिया ताकि कुछ याद रहे। फिर बिजली चमकी और वे सब अपने नए जन्म की ओर भेज दिए गए। सुकरात कहते हैं कि ये कहानी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारी आत्मा अमर है। हमें हमेशा ऊपर का रास्ता चुनना चाहिए, न्याय और विवेक का रास्ता। तभी हम इस जीवन में भी और 1000 साल की उस यात्रा में भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव करेंगे। और इसी के साथ प्लेटो की द रिपब्लिक समाप्त होती है। ये केवल राज्य का नक्शा नहीं था, बल्कि हमारी आत्मा का नक्शा था। सुकरात ने दिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि चरित्र में है। असली आज़ादी मनमानी करने में नहीं, बल्कि अपने विवेक का पालन करने में है। अब सवाल हम पर है, क्या आप उस गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे? क्या आप परछाइयों के पीछे का सच देखने की कोशिश करेंगे? यही सवाल सुकरात ने हम पर छोड़ दिया है। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। याद रखें, ज्ञान और न्याय का मार्ग चुनना ही सच्ची स्वतंत्रता